आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर लाया हूँ। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा आपको किस प्रकार एग्जाम में पद्य भाग की रचना करनी है, जो पद्यांश आता है उसकी, और आपको किस प्रकार एग्जाम में लिखना है। वो मैं आपको एज इट इज एक मॉडल पेपर के आंसर जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार मैं कॉपी में लिख कर लाया हूँ। इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट, और सभी के इन मॉडल पेपर में प्रश्न दिए गए, इन सभी के आज की इस वीडियो में आंसर लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर है, ये HD01 जिसका कोड है। जून एग्जामिनेशन 2000 पैटर्न के आधारित पर बना ये मॉडल पेपर है BA फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य पद्य पाठ का, और जिस बुक का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और पेपर का टाइप है जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है मॉडल पेपर। दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी साहित्य BA फर्स्ट ईयर के पद्य भाग के ऊपर 2 वीडियो बताएं, जिस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और मैंने हिंदी साहित्य टॉपिक के ऊपर ये तीसरा वीडियो, आप तीनों वीडियो देख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप आराम से पास होंगे, फेल होने कोई नहीं रोके। बाकी आप वीडियो तीनों ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपके लगभग 40-50 नंबर आराम से बन जाएगी, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको VAM से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार है। एग्जाम का पैटर्न वही है, ब और ब 2 खंड आते हैं, और ब खंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब खंड 56 नंबर का है, और अ खंड है दोस्तों 14 नंबर। अ खंड में अति लघु, ब खंड में लघु, ये सब आपको पता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अ खंड के आपको जो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं वो या तो प्रश्न के अनुसार लिखने, या जो अधिकतम शब्द 30 शब्दों आपको उत्तर लिखने। दोस्तों, इस हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर का प्रथम सवाल है। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल पिछली परीक्षा में पूछे गए, जून एग्जामिनेशन 2014 से लेकर जून एग्जामिनेशन 2021 तक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्नों का आप रट कर भले जाए, इनमें से लगभग 20-30% यही पेपर आएगा, आप मान लो। अब दोस्तों, पहला सवाल है, रसखान की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो। जो रसखान कवि है, इनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार लिखना है, रसखान की किन्हीं 2 रचनाएं। पहला लिखना है सुजान रसखान, और दूसरा लिखना है प्रेम वाटिका। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दोस्तों, दूसरा सवाल है, ओज गुण की परिभाषा लिखनी। तो आपको लिखना ओज गुण, हेडिंग लगानी है। उसके बाद लिखना ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने या सुनने से जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का प्रतीक है वीरता का, यानी ऐसी काव्य रचना जिसको आप पढ़ने या सुनने से आपके अंदर, हृदय के अंदर जो वीरता, जोश, उल्लास आदि भाव, देशभक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। अब दोस्तों, तीसरा सवाल है, कबीर ने माया के स्वरूप कैसा बताया, यानी कबीर ने जो माया का स्वरूप है वो कैसा बताया। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है, कबीर ने माया का स्वरूप, जो कबीर के अनुसार माया का स्वरूप वह है, कबीर के अनुसार मनुष्य को राम मिलाने में सबसे बड़ी बाधा है। कबीर के अनुसार मनुष्य को राम से मिलाने में सबसे बड़ी बाधा है वो माया है। दोस्तों, कबीर के अनुसार माया का स्वरूप वह है, मनुष्य ने राम से मिलने के लिए वो सबसे बड़ी बीच में बाधा आती है, वो माया ही बाधा है। माया मन को प्रभावित कर साधक को साधना से विचलित कर दिए, इसलिए मोह माया से दूर रहना चाहिए, कबीर ने कहा है। अब दोस्तों, प्रश्न संख्या है चौथा, पहले का चौथा है, सगुण भक्ति काव्य धारा के 2 शाखाओं के नाम लिखो। दोस्तों, सगुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाएं, एक तो कृष्ण काव्य धारा और दूसरी है राम काव्य धारा। दोस्तों, राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो तुलसीदास है, और कृष्ण काल के काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वो सूरदास है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, प्रश्न संख्या है, सगुण भक्ति काव्य 2 शाखा, राम भक्त और कृष्ण भक्त काव्य धारा, इस राम भक्त के तुलसीदास है और कृष्ण भक्त के सूरदास है। अब दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, रास या रासक शब्द का क्या अर्थ है। ये परीक्षा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग जून 2015 में भी पूछा गया और जून 2019 में 2 बार पूछा गया ये परीक्षा। तो प्रश्न है, रास या रासक शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों, इनमें 2 विद्वानों ने रासक शब्द की अलग अलग परिभाषा बताई है। पहली है, रासक का सामान्य अर्थ जो नंदू दुलारे वाजपेयी ने बताया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा या युद्ध करना होता है। और दोस्तों, पृथ्वीराज रासो है, वही रासो है, तो उसमें युद्धों का वर्णन ज्यादा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रास या रासक शब्द का अर्थ है नंदू दुलारे वाजपेयी के अनुसार लड़ाई झगड़ा करना या युद्ध करना।
अब दोस्तों दूसरी विद्वान है जारी प्रसाद द्विवेदी। उनके अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति और संस्कृत के रासक शब्द से हुई। तो आपको इस प्रकार 30 शब्दों में उत्तर लिखना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का चित्रण किस प्रकार किया। जो मीरा है उन्होंने आराध्य श्री कृष्ण का चित्रण किस प्रकार किया है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का चित्र किस प्रकार किया। तो आपको इस आंसर लिखना है, मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण ने, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना तो अपने उनके प्रेम और वीर की पीड़ा की साधना की गायन करती। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो इसको आपको उत्तर लिखना है, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पंडित विश्वनाथ प्रसादी मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर आदि विद्वानों ने श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण, जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने विद्वानों ने किया कि श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न पहले का, स्थायी भाव किसे कहते थे। दोस्तों जब कोई रस उत्पन्न होता है तो उस रस के साथ यानी स्टार्ट से लेकर अंत तक साथ चलने वाला भाव है वो स्थायी भाव कहलाता है। यानी दोस्तों जब कोई रस उत्पन्न होता है तो उस रस से उत्पन्न होने से लेकर अंत तक यानी साथ चलने वाला भाव वो स्थायी भाव होता है। जैसे आपको शब्द से पता है स्थायी, रस के साथ स्थायी रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। दोस्तों ये थे अखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। और अखंड में आपको 8 प्रश्न देंगे और 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको हल करना है। अब दोस्तों है बखंड। बखंड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बखंड है जो 70 में से 56 नंबर का बखंड है और इस बखंड को आपको पूरा करना इंपॉर्टेंट है। और अब चलिए आज की इस वीडियो बखंड को शुरू करते हैं। बखंड के आपको उत्तर में 50 शब्दों में उत्तर लिखने और 2 पद्यांश आएंगे, उन पद्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या करनी। आप दोनों ही पद्यांश की व्याख्या कर सकते हो या एक, या मतलब 8 प्रश्न देखें, 8 में से आपको 4 प्रश्नों के सॉल्व करना है। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न पद्यांश का आएगा, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग से पहले आप कठिन शब्दार्थ लिख सकते हो, कठिन शब्दार्थ, उसके बाद प्रसंग लिखना, उसके बाद व्याख्या करनी है और उसके बाद विशेष लिखनी। ये 4 बातें आपको लिखनी, तभी आपका प्रश्न है वो 200 शब्दों का बनेगा। और तीसरे प्रश्न भी व्याख्या आएगा। मैं इन शब्दों की इनकी व्याख्या बता देता हूँ आपको किस प्रकार परीक्षा में लिखनी है। तो ये दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लिखना है, माटी यानी मिट्टी, कुमार यानी कुमार। तो अब सबसे पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रोंदूंगी तू रोय। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दुआ कबीरदास काव्य से लिए गया है और इस दुआ में नीति परक दुआ है, इस प्रकार आपको लिखना है। तो व्याख्या करनी, फिर आपको कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुमार से कहती है, कुमार तू मुझे तुस मिट्टी मात्र समझ कर रोंद रहा है। एक दिन जब मृत्यु आएगी तब उसी दिन तेरे शरीर को उसी तरह मर्दित करूंगी जिस तरह तू मुझे बर्तन बनाने के लिए मर्दित करता है, अर्थात मरने के बाद शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको विशेष लिखना है, मानव शरीर 5 तत्व से बना है, इस प्रकार आपको विशेषता लिखनी है। अब तीसरे पद्यांश है कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस सून। इसकी भी तीसरे प्रश्न की आपको इसी प्रकार रचना करनी, कठिन शब्दार्थ लिखते हैं, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है और विशेष लिखना, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार आपको तीसरे और चौथे प्रश्न की उत्तर लिखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रहीम न पानी राखिए बिन पानी सब सून। और मनुष्य का पानी और शून्य में पानी न हो तो इसका मूल्य नहीं होता है। मनुष्य में पानी का मतलब होता है सम्मान और शून्य में पानी का मतलब होता है जल। अगर शून्य में जल नहीं होता है तो उसका मूल्य जो शून्य होता है, मनुष्य में सम्मान नहीं होता उसका मूल्य शून्य होता है। इस प्रकार पानी गयन उबरे मोती मानस सून। और इसमें विशेषता में ये लिखनी, पानी शब्द में है वो सलेस अलंकार है। अब दोस्तों नेक्स्ट चौथा सवाल है, आदिकालीन साहित्य है, उन साहित्य की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करना है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है आदिकालीन साहित्य या सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण। इस प्रकार आपको इस 200 शब्दों का उत्तर बनाना है, तो आपको इस प्रकार भाषा शब्दों को टोट मरोड़ कर लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों पहले पूछा है राजनीतिक परिस्थिति, अब बाद में पूछा है सामाजिक परिस्थिति। तो पहले आपको लिखनी राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से ये काल युद्ध और अशांति का काल रहा था और इस सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में, जो ये भारत है, इस उत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में विभक्त हो गया। और राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि ये 8वीं से 14वीं शताब्दी तक काल है वो युद्ध, संघर्ष और अशांति से ग्रस्त काल रहा है।
अब दोस्तों उसके बाद लिखनी है आपको सामाजिक परिस्थिति। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराशित होती जा रही थी। सामान्य जन का इस समय जो लोग थे वो अनपढ़ थे और इस समय समाज में बहुत सी सामाजिक कुरीतियों थी और ग्रस्त काल था। सती प्रथा इस काल की भयंकर कोट था और जीवन यापन के लिए उस समय साधन दुर्बल थे। इस प्रकार आपको सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति लिखनी है आदिकाल की। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत महाकाव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। जो पद्मावत महाकाव्य है उसका कथानक अपने शब्दों में लिखना। तो 500 प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, पद्मावत महाकाव्य का कथानक अपने शब्दों में इस प्रकार है। आपको इस प्रकार सबसे पहले हेडिंग लगानी, उसके बाद लिखना है कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी द्वारा लिखित ये जो पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा। तो कभी प्रश्न आ जाए छोटे में कि पद्मावत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो जायसी के द्वारा। और जायसी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा दोस्तों निर्गुण। और रसीद ये पद्मावत महाकाव्य हिंदी का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य। इस प्रकार आपको 200 शब्दों को आंसर लिखना, तो इस प्रकार आपको शब्दों को इधर उधर करके लिखना पड़ेगा। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और शीलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह तथा विवाह के बाद जीवन का वर्णन दिया गया है पद्मावत महाकाव्य। और दोस्तों पद्मावत महाकाव्य वो हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है और पद्मावत अवधी भाषा में रचित महाकाव्य। ये छोटे वाले प्रश्न में आ जाता है कि पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखे, तो अवधी भाषा में। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि आईने एक अकबरी के आधार पर अलाउद्दीन जो है खिलजी है वो चित्तौड़ से पद्मावती की मांग करती। जैसे आपने जो पद्मावती मूवी देखी हो तो आपको पद्मावती और जो अलाउद्दीन खिलजी वो उसमें पूरी कहानी है वो इसी पद्मावत महाकाव्य से लेगी। तो जो आपने फिल्म देखी हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख सकते हो। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, रस खान वास्तव में रस की खान है, इस कथन को स्पष्ट करना। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है 200 शब्दों में। तो आप किसी भी प्रकार लिख सकते हो। इसका उत्तर इस प्रकार है और ये सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ये सभी परीक्षा में पूछेंगे और इस परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है। मैं लॉन्ग वाले प्रश्न वो आपको 8% बता रहा हूँ। अगर आपने 8% पढ़ लिया तो इनमें से 2 या 3 प्रश्न आराम से आएंगे और आपको सामान्य 8 से 4 प्रश्न करने। इस प्रकार 3 प्रश्न आप आराम से कर दोगे। अब दोस्तों रस खान वास्तव में रस की खान है, तो इस प्रकार आपको इस प्रकार 200 शब्द बनाने हैं। तो हिंदी साहित्य में दोस्तों कृष्ण भक्त और रीतिकालीन कवियों में रस खान का महत्वपूर्ण जो स्थान है। रस खान को रस की खान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता से मिलते हैं। रस खान कृष्ण भक्ति और प्रभु के सगुण निर्गुण निराकार के रूप में श्रद्धालु। तो रस खान वास्तव में रस खान है क्योंकि रस खान ने अपने काव्य रचना में सबसे अधिक रसों का प्रयोग किया, जैसे श्रृंगार रस है, भक्ति रस है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 7वां नेक्स्ट है, भक्ति काल को श्रवण युग क्यों कहा जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भक्ति काल को श्रवण काल क्यों कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जो भक्ति काल को श्रवण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसे जॉर्ज ग्रिशन ने हिंदी साहित्य का श्रवण काल, हिंदी साहित्य का श्रवण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रिशन ने। और इस काल की जो अवधि मानी जाती है दोस्तों 1375 से 1700 तक संवत तक। और दोस्तों इस काल को श्रवण काल बनाने में इस 4 शाखाओं का प्रमुख योगदान। ये 4 शाखा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बुक्स में दी गई इन 4 शाखाओं को बहुत पढ़े। ये सामान्य भाषा में इसकी जो वर्णन किताब में मिलता है। पहली काव्य धारा संत काव्य, दूसरी सूफी, तीसरी राम, चौथी कृष्ण काव्य धारा। इनके प्रवर्तक कबीर है, सूफी के जायसी है और राम काव्य तुलसीदास और कृष्ण दास सूर्यदेव। और ये दोनों शाखाएं वो निर्गुण गाने से ही है और ये है सगुण। इस प्रकार आपको थोड़ा ये टॉपिक समझ लेना। दोस्तों इन चारों शाखाओं सिर्फ काव्य क्षेत्र में विकास नहीं किया बल्कि अपने संदेशों, उपदेशों, उपलब्धियों के कारण हिंदी साहित्य का श्रवण युग बनाए इन 4 शाखाओं ने। इसलिए कहा जा सकता है कि भक्ति काल को श्रवण युग काल है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 8वां है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, कबीर समाज सुधारक थे, इस कथन को स्पष्ट करना। और काव्य गुण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों पर विशेषता डालनी। अब लास्ट 2 प्रश्न पढ़ लेते हैं आराम से। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें इस वीडियो को। अब 8वां प्रश्न है, कबीर समाज सुधारक कवि थे, इस कथन को स्पष्ट करना है। दोस्तों कबीर मूलतः भगत है परंतु उनकी भक्ति केवल आत्मीय भक्ति तक सीमित नहीं रही। ऐसी बात नहीं, वे एक साधु, भगत, कवि और समाज सुधारक और युग नेता भी थे। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। कबीर जी ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सांप्रदायित्व, कट्टरता, कर्मकांडों, अंडपुर पर खुलकर आक्रमण किया। तो आपने कबीर के दोहे पढ़े तो उसमें इस जो निर्गुण गाने से शाखा कबीर, उनके दोहों में इस प्रकार के विरोध करते हुए दिखाई देते हैं।
अब दोस्तों प्रश्न संख्या वही है, इस युग के नेता समाज सुधार का उद्देश्य था कि किसी भी माध्यम में जन समाज में होने वाली किसी भी शोषण को, चाहे सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, उनको समाप्त करना। और कबीर जी ने जातिगत सामाजिक सभी प्रकार की कुरीति और आडंबरों का विरोध किया। इसीलिए कहा जा सकता है कि कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप इंपोर्टेंट ही समझे। काव्य गुण किसे कहते, इनके प्रकारों का वर्णन कर दो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये प्रश्न काव्य गुण किसे कहते हैं ये छोटे वाले में आ सकता है, ओज गुण किसे कहते हैं, प्रसाद गुण कैसे, ये छोटे वाले में प्रश्न पूछते, इसलिए इस प्रश्न से 500 प्रश्न बदले। प्रश्न इसमें से एज इट इज नहीं आएंगे, प्रश्न थोड़े से घुमा फिरा कर दिए जाएंगे जिससे आपको भाषा समझनी है, और प्रश्न के उत्तर यही है। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न है, काव्य गुण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों काव्य गुण जैसे मनुष्य के शरीर में सूरवीरता, उदारता, करुणा, दया की भावना आदि गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं, तो इन्हीं को काव्य गुण कहा जाता है। जो मनुष्य में गुण होते हैं उन्हें मनुष्य गुण कहा जाता है, और जो काव्य में गुण होते हैं उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। और मुख्य रूप से काव्य गुण को 3 भागों में बांटा गया है, पहला प्रसाद गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा माधुर्य गुण। अब दोस्तों काव्य गुण की परिभाषा मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो एक बार देख रहे तो आपको एक बार देखने के बाद ये सारी परिभाषाएं याद हो जाएगी, मैं आशा करता हूँ। अब दोस्तों प्रसाद गुण की परिभाषा, ऐसी काव्य रचना जिसको आप पढ़ते और अर्थ गणते आपको वो सरलता से समझ आ जाता है, प्रसाद गुण। और दोस्तों प्रसाद का सामान्यतः आप पर्यायवाची समझते हैं तो इसका अर्थ होता है प्रसन्नता। आप प्रसाद काव्य गुण प्रसन्नता से आप याद रखते हैं, आपको प्रसन्नता याद रखकर आप अपने आप थोट आ जाएगा। ये एकदम सरल प्रसाद काव्य गुण की परिभाषा है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है यानी समझ आता है, उसे प्रसाद गुण युक्त रचना मानी जाती है। अब दोस्तों ओज गुण है, ओज गुण वीरता का प्रतीक है। ओज गुण आप सुनते ही आप में एक वीरता का जोश आना चाहिए, यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने या हृदय में जोश या वीरता आदि की भावना उत्पन्न हो तो उसे ओज गुण कहा जाता है। ओज गुण सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो ओज गुण दोस्तों देशभक्ति की जितनी भी रचना है उसमें ओज गुण मिलता है। और कबीरदास जी ने समाज सुधार के रूप में ओज गुण अनेक प्रयोग लिया, इस प्रकार आपका लिख सकते हो ओज गुण के बारे में। अधिक विस्तृत लिखना है 200 शब्द में। अब नेक्स्ट है तीसरा है माधुर्य गुण, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर या हृदय में श्रृंगार और करुणा के भाव उत्पन्न होते हो तो ऐसी रचना को हम माधुर्य गुण कहते हैं। यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर जो हृदय में दया के भाव आ जाते हैं, माधुर्य मतलब मधुरता, दया के भाव आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं माधुर्य गुण। और काव्य गुण की सबसे परिभाषा आप सुन लें, जैसे मनुष्य में गुण होते हैं उसी प्रकार जो काव्य में गुण होते हैं उसे काव्य गुण कहते हैं। इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हो। दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य के बीए फर्स्ट ईयर के बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसी प्रकार आपको बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर सभी प्रकार के मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। बाकी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ जाए, वहाँ पर भी आपको मॉडल पेपर और वीएम संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ मिल जाती है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।